टू में लिटरल रूल पढ़ेंगे। लिटरल रूल, प्राइमरी रूल, मीनिंग, की प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं और सब रूल्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस, क्रिटिसिज्म और केस लॉ। सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग। लिटरल रूल क्या होता है, प्लेन या ग्रामेटिकल जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, माने जो अगर हम लोग किसी लॉ का लिटरल रूल देखते हैं या प्लेन मीनिंग देखते हैं, ग्रामेटिकल रूल देखते हैं, प्राइमरी रूल देखते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि लिटरल इंटरप्रिटेशन किया गया। जज क्या करते हैं कि स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करते हैं वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट को, किसी भी स्टैट्यूट के वर्ड्स को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट देम इन देयर प्लेन, नेचुरल एंड ऑर्डिनरी मीनिंग। वर्क ऑन assumption that the words used in the legislature are clear। इस assumption के ऊपर बेस्ड है कि जो भी लॉ में वर्ड्स लिखे गए हैं वो क्लियर है। स्टैट्यूट शुड बी रेड एंड अंडरस्टैंड एज दे आर। स्टैट्यूट को हमेशा ऐसे रीड करना चाहिए जैसे एज इट इज़, मतलब रीड करना चाहिए, जैसे लिखा है वैसे रीड करना चाहिए, विदाउट एनी जुडिशियल क्रिएटिविटी और इंटरप्रिटेशन। जुडिशरी कभी अपना दिमाग नहीं लगाएगी इस मैटर में, और जो लॉ लिखा रहेगा उसको उसी तरीके से पढ़ा जाएगा। की प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेटिव रूल। की प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेटिव रूल में यही कि लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी करती है, पार्लियामेंट सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, और जो भी शब्द वो लिखते हैं उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा एज इट इज़ रिटर्न। जुडिशियल रिस्ट्रेंट माने जुडिशरी को रोकता है किस चीज़ के लिए, कि जज में मस्ट नॉट गो बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट। जो भी स्टैट्यूट में लिखा गया है उसके लिटरल मीनिंग को ही ध्यान में रखना है, उसके आगे हमको नहीं जाना है। अवॉइड करना है अपने ओन ओपिनियन है, अल्ट्रेशन ऑफ लॉ, और कोई भी अपना खुद का ओपिनियन उसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। नेचुरल और ऑर्डिनरी मीनिंग को ही हम लोग को ध्यान में रखना है। प्लेन डे टू डे मीनिंग, यूजलेस एक्सप्रेशन, मतलब वही है कि प्लेन और ऑर्डिनरी मीनिंग को ही हम लोग ध्यान में रखना है, और प्लेन जो डे टू डे मीनिंग होता है उसको ही हम लोग मतलब देखेंगे, अनलेस एक्सप्रेसली डिफाइंड। अगर कुछ और डिफिनीशन दी गई है तो वो देखेंगे, और नहीं दी गई है तो प्लेन ऑर्डिनरी मीनिंग को ही देखा जाएगा। डेफिनेशन क्लॉज प्रोवाइडेड बाय द लेजिस्लेचर डेफिनेशन क्लॉज बना देती है, उस पर ही हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, उसी पे ही रिलाई करेंगे। अवॉइड करेंगे जुडिशियल क्रिएटिविटी, जुडिशरी क्रिएटिव होकर के अपना दिमाग उसमें नहीं लगाएंगे। सेफेस्ट अप्रोच, लिटरल अप्रोच को हम लोग सेफेस्ट अप्रोच क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकता। जो लिखा है स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, जो लिखा है उसको उसी तरीके से पढ़ते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई किसी का मतलब कोई भी मतलब जैसे लीगल एडवाइस कोई दे रहा है एडवोकेट, तो ऐसा नहीं होगा कि वो रॉन्ग एडवाइस दे दे, तो वो क्या है, वो उसमें डिपेंडेंट नहीं है जुडिशरी के ऊपर, वो क्लियरली जो लॉ में लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। सोलली रिलाई करते टेक्स्ट ऑफ द लॉ के ऊपर। फिर लिमिट्स द जुडिशियल डिस्क्रिशन, जुडिशरी अपना मतलब दिमाग ना लगे, कोई अपना पर्सनल बायस ना रखे, इस चीज़ से भी बचाता है। सब रूल्स यही है, जस्ट इन जेनरस। सब रूल्स यही है कि सेम काइंड्स होते हैं, ऑफ द सेम काइंड, जैसे सिमिलर काइंड्स की चीज़ों को एक जगह पर रखा जाएगा, ये होता है जस्ट इन जेनरस। फिर केसेस ओमिसिस, केसेस ओमिसिस मीन्स केसेस ओमिटेड, जिस सिचुएशन को ओमिट कर दिया गया पर्टिकुलर इशू के लिए उसको हम लोग को रेफर नहीं करना। रेफर टू द सिचुएशन वेयर द पर्टिकुलर इशू इज़ नॉट स्पेसिफिकली कवर्ड बाय द स्टैट्यूट। कोई स्टैट्यूट उसको स्पेसिफिकली कवर नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन को हम लोग को रेफर करना ही नहीं है। केसेस वेयर द स्टैट्यूट ऑन अ पर्टिकुलर मैटर द केस लॉ इज़ यूज टू गवर्न द सिचुएशन। केसेस ओमनिसिस ये एक सिचुएशन है जहाँ पे स्टैट्यूट जो है ना किसी पर्टिकुलर मैटर पे, देखिए जहाँ पे जो स्टैट्यूट है वो साइलेंट है, कोई चीज़ के बारे में बात नहीं करता किसी पर्टिकुलर मैटर पे, वहाँ पे केस लॉ गवर्न करती है उसको। और द स्टैट्यूट शुड बी इंटरप्रेट बेस्ड ऑन द वर्ड्स ऑफ द एक्चुअल यूज्ड बाय द लेजिस्लेचर। हमेशा स्टैट्यूट को उसी तरह पढ़ना चाहिए जैसे लेजिस्लेचर ने दिया है, और कोर्ट शुड नॉट एक्सटेंड द स्कोप ऑफ लॉ। कोर्ट को एक्सटेंड नहीं करना स्कोप ऑफ लॉ को, कोई भी ऐसा केस को नहीं देखना जो कि ओमिट कर दिया गया। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर बेस्ड है यहाँ पे, क्योंकि जुडिशरी का काम जो है लॉ को इंटरप्रेट करने का, और लेजिस्लेचर का काम है उसको बनाने का, तो एक दूसरे के पावर को इंटरफेयर नहीं करना है, रिस्पेक्ट करना है अपनी अपनी बाउंड्रीज़ को और अपने अपने अथॉरिटीज़ को। इसके बाद एक्सप्रेसेस उनियोस एस एक्सक्लूजो अल्ट्रियम,
exclusion of one thing is exclusion of other. If the legislature expressly mentioned that one item or category in the statute, the other item or category is expressly यहाँ पे इंक्लूजन होगा. इंक्लूजन ऑफ वन थिंग, एक्सक्लूजन इज ऑफ अदर. मीन्स एक चीज़ को हम लोग अगर कंसिडर कर दिए, एक चीज़ को इंक्लूड कर दिए, तो बाकी जो चीज़ें रहेंगी सिमिलर टाइप की, उसको हम लोग अपने आप एक्सक्लूड कर देंगे. लॉ स्टेट ओनली कार्स आर सब्जेक्टेड टू द पर्टिकुलर रेगुलेशन. अब कार्स में हमारा बाइसाइकिल और ट्रक नहीं आएगा क्योंकि ये अलग टाइप ऑफ हो गया है. इवन इफ दे कुड हैव रीजनली एज्यूम्ड टू बी फॉल विद इन द कैटेगरी. ये नॉर्मल सिचुएशन में फॉल कर सकता था उस कैटेगरी में, बट अगर रजिस्ट्रेशन ने कार लिख दिया तो कार इट इज़. ठीक है. एडवांटेजेस ऑफ लिटरल रूल यही है, क्लैरिफाई करता है जनरल पब्लिक को. एवरीडे वाले हम लोग जो नॉर्मल मीनिंग जो होगी उसी को यूज़ करते हैं, तो ये अंडरस्टैंडेबल होगी कॉमन पर्सन के लिए. फिर रिस्पेक्ट द पार्लियामेंट सुप्रीमेंसी. पार्लियामेंट सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है तो उसको रिस्पेक्ट करना है. अपहोल्डिंग द सेपरेशन ऑफ पावर. पावर्स जो है वो सेपरेटेड है, मीनिंग कि सबके पावर्स अलग अलग हैं तो उसको रिस्पेक्ट करना है अपने को. फिर एज जज आर बाउंड टू फॉलो द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट. जजेस को एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्टैट्यूट को फॉलो करना पड़ेगा. और इंटरप्रिटेशन ऑफ द लीगल प्रोविजन रिमेन्स प्रिडिक्टेबल. मतलब वही है कि जो प्रिडिक्शन और कंसिस्टेंसी रहती है, मतलब उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं रहती, अनक्लियरनेस नहीं रहता. जज को जो दिया गया है उसी को ही फॉलो करना पड़ता है और यहाँ पे प्रिडिक्टेबल रहता है हर चीज़. क्रिटिसिज्म यही है कि यहाँ पे एब्सर्ड या फिर अनजस्ट आउटकम निकल सकते हैं. वर्ड्स क्लियर नहीं है तो वो कई बार पर्पस ऑफ द स्टैट्यूट के अपोजिट में हो जाएंगे. इनेबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंज द लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट. कभी कभी जो लैंग्वेज या फिर कॉन्टेक्स्ट है उसको चेंज कर देते हैं. मीनिंग ऑफ द वर्ड्स कैन बी चेंज ओवर टाइम. कोई चीज़ों के शब्दों के मतलब बदल सकते हैं. लिमिटेशन ऑन जुडिशियल डिस्क्रिशन. जुडिशियल डिस्क्रिशन में लिमिट लगा देता है. हिंडर्स द एबिलिटी ऑफ जुडिशरी टू अचीव जस्टिस. ये रोकता है, मतलब लिमिटेशन ऑन द जुडिशियल डिस्क्रिशन. जुडिशरी अपने हिसाब से नहीं करेगी. यहाँ पे जुडिशरी की जो एबिलिटी है उसकी जस्टिस को अचीव करने की, उस पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि हम लोग कॉन्टेक्स्ट को वाइडन नहीं कर सकते और या फिर स्टैट्यूट के स्पिरिट्स को ध्यान में रख के जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं. तो जुडिशरी के काम में हिंड्रेंस आ रहा है एक तरह से. क्रिएशन ऑफ ए लीगल लूप होल. द एडवोकेट ऑलवेज फाइंड्स अ लूप होल इन द एक्ट. ठीक है, तो उनको मौका मिल जाता है एक लूप होल खोजने का. द लेटर्स ऑफ द लॉ अलाउज द आउटकम वर नेवर इंटेंडेड बाय द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर जो नहीं चाहता था उस टाइप का आउटकम निकल सकते हैं. ये यहाँ पे एक फिशर वर्सेस बेल का केस है 1960 का. यहाँ पे क्या होता है, शॉपकीपर है वो क्या करता है, कन्विक्ट नहीं होता. क्यों? मतलब ये यहाँ पे केस ये रहता है कि फ्लिक नाइफ है. फ्लिक नाइफ एक तरह का नाइफ होगा आई गेस. जो नाइफ था ना वो अपने वहाँ पे रखता है. कहाँ पे रखता है? शॉप में डिस्प्ले में रखता है. ठीक है, और डिस्प्ले में लगता है और बोलता है कि ये तो इनविटेशन टू ट्रीट है, इनविटेशन ऑफ ऑफर है, ये ऑफर फॉर सेल नहीं है. और इस लूपहोल के चक्कर में वो कन्विक्ट नहीं होता है. अब क्लियरली दिख रहा है कि कोई मतलब चाकू जो है, जो खतरनाक टाइप की चाकू, उसको एकदम डिस्प्ले में लगाने से क्या होगा, वो एक तरह से इनवाइट कर रहा है नेगेटिव चीज़ों को, मतलब बढ़ावा दे रहा है. तो उस चीज़ को मतलब कंसिडर नहीं करे क्योंकि ये लूपहोल मिल गया. उसने बोला कि मैं तो यहाँ पे सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं इनविटेशन टू सेल कर रहा हूँ या फिर इनविटेशन टू ऑफ़र कर रहा हूँ. सामने वाला आके मुझे ऑफ़र देगा तब ना उसको मैं सेल करूँगा. तो ये चीज़ है. लॉ ये कहता है कि कोई भी चीज़ हम लोग डिस्प्ले में लगा रहे हैं ना, तो वो ऑफ़र टू सेल है, मतलब इनविटेशन टू ऑफ़र है कि सामने वाला व्यक्ति, जैसे कस्टमर आके बोलेगा कि हमको ये ख़रीदना, और सामने जो क्या बोलते शॉपकीपर है उसको बेचेगा. डिस्प्ले करना है, ऑफ़र नहीं है कि वो ऑफ़र कर रहा है ये मैं बेच रहा हूँ. सामने वाला व्यक्ति जो कस्टमर आएगा वो बोलेगा कि मुझे चाहिए. तो यही चीज़ के ऊपर बेस्ड है. फिर दो केस कर लेते हैं, केस लॉ. तो यहाँ पे पहले मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. इसमें क्या होता है, जो ये मकबूल हुसैन रहता है वो अपना गोल्ड लेके आता है इंडिया में और गोल्ड इंडिया में सीज कर लेते हैं. ठीक है, ये केस हम लोग डबल जीओ पार्टी के भी केस में वाले क्वेश्चन में करेंगे इसको. फिर ये आर्ग्यू करता है कि जो है उसमें वो डिफेंस लेता है डबल जीओ पार्टी का, मतलब एक बार पनिशमेंट मुझे मिल गई दोबारा क्यों दे रहे हो करके. तो ये इस केस में ये बोला गया कि सेक्शन 20 का 2 है वो अप्लाई करेगा, स्ट्रिक्टली अप्लाई करेगा. ठीक है,
तो जो गोल्ड कॉन्फिस्केट हुए थे वो हम लोग का प्रोसिक्यूशन में नहीं आ रहा। लिटरल मीनिंग की वजह से कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। अब डबल जेओपार्डी कब होता है? जब लीगल एक्शन लिया गया हो। यहाँ पे स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन हुआ मीन्स जो लिखा है वही हुआ, तो वहाँ पे भले उसके गोल्ड को सीज कर लिए, उसको डबल पनिशमेंट मिल गई। कैसे? पहला उसके गोल्ड को सीज कर लिए और दूसरा उसको प्रोसिक्यूट भी कर दिए। तो ये एक तरह से डबल जेओपार्डी के प्रिंसिपल को लिटरल रूल में अप्लाई किए और स्ट्रिक्टली अप्लाई किए, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया और जस्टिस सर्व नहीं हो पाया। फिर राम अवतार वर्सेस असिस्टेंट सेल टैक्स ऑफिसर। यहाँ पे क्या हुआ था, जो ये कोर्ट है वो लिटरल मीनिंग अप्लाई किया वेजिटेबल का। डिफेंडेंट आर्ग्यू किया कि जो वेजिटेबल मतलब वेजिटेबल जो है ना, वो पान का पत्ता जो है वो उसको वेजिटेबल के डिक्शनरी मतलब वेजिटेबल की डेफिनेशन में फॉल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। तो कोर्ट बोला कि नहीं, ये चीज़ इररिलेवेंट है क्योंकि एक्ट में कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है, एक्ट ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। मतलब पान का पत्ता इज़ नॉट अ वेजिटेबल ऐसा बोला गया। लेकिन बस यही केस था।